अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू आवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 में चैप्टर नंबर 3। पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शहीद वतन अब्दुल हमीद, यानी वतन के लिए जो शहीद हुए थे अब्दुल हमीद, उनके बारे में ये चैप्टर है। शहीद अब्दुल हमीद उत्तर प्रदेश में ज़िला गाज़ीपुर के एक छोटे से गांव धामपुर में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए अब्दुल हमीद? उत्तर प्रदेश में ज़िला गाज़ीपुर के एक छोटे से गांव धामपुर में। ये किसानों की छोटी सी बस्ती थी। उसमें कुछ घर दर्जियों के भी थे। दर्जी कौन होते हैं? जो सिलाई करते हैं। अब्दुल हमीद के वालिद मोहम्मद उस्मान एक बहुत ही गरीब दर्जी थे। उनके पास थोड़ी सी ज़मीन भी थी, लेकिन कपड़ों की सिलाई ही उनके रोज़ी रोटी का असल ज़रिया थी। असल ज़रिया यानी बिल्कुल रोज़ी रोटी के ज़रिए, मतलब जो सिलाई करते थे उसी के ज़रिए ही वो कमाते थे। बड़ी मुश्किल से गुज़र बसर होती थी। उन्होंने अपने बेटे अब्दुल हमीद को एक दरसगाह में दाखिल कर दिया। दरसगाह मतलब स्कूल, ताकि वो पढ़ लिख कर कोई नौकरी करे और उनका सहारा बने। मगर वो अपनी गरीबी की वजह से अब्दुल हमीद को प्राइमरी दर्जात तक ही पढ़ा सके। प्राइमरी दर्जात यानी प्राइमरी स्कूल तक ही। वो गरीबी के सबब पढ़ा ही नहीं पा रहे थे। अब्दुल हमीद बचपन ही से बड़े बहादुर और निडर थे। उनका निशाना बहुत अच्छा था। अक्सर जंगल में जाते, शिकार खेला करते। बेफिक्री की ज़िंदगी ने उन्हें तंदुरुस्त और मजबूत बदन का मालिक बना दिया था। यानी उन्हें कोई फ़िक्र तो थी नहीं, है ना। वो बचपन ही से बहादुरी के किस्से और कहानियाँ सुनते थे। उनके दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई कि वो भी बहादुरी का कोई ऐसा काम अंजाम दें जिससे तारीख़ में हमेशा उनका नाम रोशन हो जाए। तारीख़ में यानी हिस्ट्री में। वो फ़ौज में भर्ती होकर भी मुल्क की खिदमत करना चाहते थे। ठीक है। 1954 में एक सुबह उन्हें मालूम हुआ कि वो फ़ौज में नौजवान भर्ती किए जा रहे हैं। वो भी भर्ती होने के लिए वहाँ पहुँच गए। जांच के बाद उन्हें फ़ौज में भर्ती कर लिया गया। इस तरह अब्दुल हमीद की दिली तमन्ना पूरी हो गई, है ना। यानी वो थे तो बड़े ऊंचे पूरे, बहादुर भी थे और अच्छे हट्टे कट्टे भी थे, तंदुरुस्त भी थे। तो फ़ौरन वो फ़ौज में भर्ती हो गए, है ना। और अब्दुल हमीद की दिली तमन्ना पूरी हो गई। 1965 में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया। ये हमला अचानक किया गया था, जो बड़ा शदीद और ख़तरनाक था। शदीद मतलब बहुत ही ज़्यादा सख्त था। पाकिस्तान के टैंक अपनी बनावट के एतबार से बहुत मजबूत और ख़तरनाक थे। वो टैंक तेज़ी से हमारे मुल्क में घुसे चले आ रहे थे। अब्दुल हमीद अपनी फ़ौजी दस्ते के साथ उन टैंकों से मुकाबला करने के लिए डट गए। देखा ना आपने, जब लड़ाइयाँ होती हैं तो बड़े बड़े टैंक आते हैं, उनमें आर्मी के नौजवान होते हैं, है ना। तो जो पाकिस्तान के जो टैंक थे वो बहुत मजबूत थे, है ना। आगे देखिए, उनके पास एक दूरबीन थी जिससे वो मैदान जंग में दूर तक देख सकते थे। किनके पास? अब्दुल हमीद के पास। अब्दुल हमीद ने अपने सिपाहियों को फायरिंग का हुक्म दिया और ख़ुद आगे बढ़ गए। उनके पास बंदूक के अलावा कई दस्ती बम भी थे। यानी क्या थे? बंदूक तो थी, साथ में हाथ से जो बम फेंके जाते हैं ना, कारतूस, वो भी थे। वो बहादुरी से आगे बढ़ते गए और महफूज जगह पर ठहर गए। महफूज यानी जहाँ पर उनको कोई ख़तरा नहीं था। इसी दौरान दुश्मन का एक टैंक गोलाबारी करता हुआ उनके करीब आ गया। अब्दुल हमीद ने फ़ौरन ही एक दस्ती बम उस टैंक पर दे मारा हाथ से। टैंक एक ज़बरदस्त धमाके के साथ फट गया। अब्दुल हमीद का हौसला और भी बुलंद हो गया। जंग का मैदान धुएं और गर्द गुबार से भर गया था। सामने की चीज़ें भी नज़र आना मुश्किल हो गई थी। यानी जो धुआं उठ रहे थे, जो धूल मिट्टी उड़ रही थी, उसकी वजह से सामने की चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। अब्दुल हमीद ने दूरबीन से देखा कि दुश्मन के 3 टैंक उनकी तरफ तेज़ी से बढ़े चले आ रहे थे। उन्होंने फ़ौरन एक दस्ती बम निकाला और एक टैंक की तरफ निशाना बनाकर फेंक दिया, और एक भयानक धमाका होकर वो टैंक भी शोलों की नज़र हो गया। एक और टैंक भी उनके निशाने की ज़द पर था। यानी वो निशाना लगा रहे थे तो उनके निशाने के सामने था। उन्होंने उस टैंक पर भी फ़ौरन दस्ती बम फेंक मारा। दुश्मन हैरान थे कि बम कहाँ से आ रहे हैं, जिससे उनके मजबूत तरीन टैंक तबाह हो रहे हैं। उसी वक्त चौथा टैंक गोलियां बरसाता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन अब्दुल हमीद ने उसे भी अपने दस्ती बम से तबाह कर दिया। यानी हाथ से जो बम फेंका था उससे बर्बाद कर दिया था।
اسی طرح دشمن کے 4 ٹینک دیکھتے ہی دیکھتے تباہ ہو گئے۔ دشمن فوج میں خوف و ہراس چھا گیا، یعنی جو سامنے والی جو فوج تھی دشمن کی، وہ لوگ بہت ڈر گئے تھے۔ عبدالحمید کے اس حوصلے کو دیکھ کر ہمارے فوجیوں میں بھی نیا جوش پیدا ہو گیا، لیکن بدقسمتی سے ایک دشمن کی نظر عبدالحمید پر پڑ گئی اور دشمن کی بندوق سے نکلی سنسناتی ہوئی 2 گولیاں ان کے مضبوط جسم میں جا گھسیں۔ پھر بھی عبدالحمید اپنی جگہ ڈٹے رہے۔ تیسری گولی ان کے سینے میں گھس گئی، جس سے وہ زمین پر گر پڑے اور مادر وطن کی آغوش میں ان کی روح بدن سے پرواز کر گئی۔ مادر وطن کی آغوش مطلب ہندوستان کی ماتا کی گود میں، ہے نا، یعنی بھارت ماتا کی گود میں وہ گر پڑے اور ان کی روح بدن سے پرواز کر گئی، یعنی بدن سے اڑ گئی۔ عبدالحمید نے شہید ہو کر یہ ثابت کر دیا کہ اپنا ملک سب سے بڑھ کر ہے، اس کے بعد کوئی اور ملک آتا ہے۔ ہر ہندو اور مسلمان کے دل میں اپنے وطن سے بے حد محبت اور اس پر مر مٹنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ عبدالحمید کی جواں مردی، بے مثال بہادری اور وطن کی محبت میں جان قربان کر دینے کے صلے میں حکومت ہند نے انہیں سب سے بڑے فوجی اعزاز پرم ویر چکر سے نوازا، ہے نا، فوجیوں کو دیا جاتا ہے نا پرم ویر چکر، اسی اعزاز سے نوازا تھا۔ آج غازی پور ضلع کے چھوٹے سے گاؤں دھام پور کے غریب اور بہادر بیٹے کا نام سارے ملک میں فخر سے لیا جاتا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ شہید وطن عبدالحمید کی بے مثال قربانی کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ میں آیا ہے چیپٹر؟ یہ الفاظ معنی دیے ہوئے ہیں، اسے آپ اپنی کاپی میں کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ معروضی سوالات ہیں، چوز دا کریکٹ آپشن، ٹرو فالس، فل ان دا بلینکس، انہیں بھی کر لیجئے گا۔ اور یہ سوالات جوابات ہیں، سب آپ کو میں نوٹس کے ذریعے بھیج دوں گی، جہاں میں نے کٹ کا ٹک لگایا ہے وہ یہ آپ کو نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم نے پچھلے چیپٹر کی گرامر کی تھی، اسی طرح اس چیپٹر کی بھی گرامر ہے، تاکہ آپ کو نئے نئے الفاظ ملتے رہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ انہیں آپ اپنی کاپی میں دھیان سے کر لیجئے گا۔ آج کی کلاس میں اتنا ہی، کل ہم ملیں گے نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔